Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am Kushbu, student of Delhi University. आज की वीडियो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये आज की जो वीडियो है वो इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट 1 के नोट्स की है। तो जो आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन मतलब है वो ये है कि डिफरेंट नेशंस यानी कि अलग अलग जो नेशंस की गवर्नमेंट, कंपनीज और पीपल के बीच में इंटरेक्शन यानी कि उनका आपस में जुड़ना जो है वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब इस ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट किन किन चीज़ों पर होता है? इन्वायरमेंट पे, कल्चर पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी पे और ह्यूमन की फिजिकल वेलबींग पर। यानी कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो इस सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। हमारे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम दूसरी जगह से जुड़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्वियस ही बात है। अगर आप अपनी फैमिली में भी किसी नए इंसान को जोड़ना चाहो तो उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ जाता है आपकी फैमिली पर। कोई भी नया मेंबर आता है, कोई नया बेबी ही अगर आपकी फैमिली में आता है तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है ना, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया, आपकी वैल्यू बदल जाती है। अगर आप सबसे छोटे हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है घर में, तो वो सारा प्यार जो उस बच्चे पे ट्रांसफर हो जाता है। मैं इस एज अ जोक ले लो, ये कोई सीरियस बात नहीं कह रही हूँ, कहाँ ऐसा होता ही है, बट हाँ मोस्टली ऐसा लिया जाता है। तो वही एक समझ लो कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जब दो अलग अलग चीज़ जो हैं वो जुड़ जाते हैं तो उसका काफ़ी हद तक असर होता है। अब अगर एक फैमिली ले लो कि अगर एक घर में गुजराती और पंजाबी, एक गुजराती लड़के की एक पंजाबी लड़की से शादी हो गई तो ही बहुत अंतर हो जाता है। दोनों फैमिलीज को दोनों के कल्चर फॉलो करने पड़ते हैं। किसी फैमिली में कोई होता है जो नखरे दिखाता है कि नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, या किसी की फैमिली में कोई होता है जो नखरे दिखाता है नहीं हम ये नहीं करेंगे, पर चलना तो पड़ता है ना दोनों के अकॉर्डिंग। तो कुछ ना कुछ तो असर होता है, किसी को बुरा लग जाता है, कोई खुश होता है, कोई नहीं चाहता है, कोई चाहता है। तो मतलब बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं दो अलग डिफरेंट लोगों के जुड़ने से ही। तो यहाँ तो दो कंट्रीज के बीच में जुड़ने की बात हो रही है, तो उसका तो बहुत ही बड़ा असर होता होगा ना। कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स और ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो नेशनल मार्केट्स है वो मर्ज हो जाता है एक ह्यूज मार्केट्स के साथ। यानी कि हम जो हमारे क्या होता है इसमें, जो हमारे नेशनल जो मार्केट यानी हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि कुछ कोका कोला या स्टारबक्स या सोनी, वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो दूसरी कंट्रीज में भी जो है सेल करते हैं। और जो ईच टाइप ऑफ मार्केट जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कोका कोला या फिर सिर्फ जो टीवी की कंपनीज है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, सिर्फ वही अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। नहीं, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के मार्केट्स हैं, यानी कि कमोडिटीज या फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं जो अपनी यहाँ की चीज़ों को दूसरे कंट्रीज में जाकर सेल करते हैं। यानी कि हमारा जो एक छोटा सा मार्केट था वो एक बहुत बड़े मार्केट प्लेस में अब के साथ मर्ज हो चुका है, उनके साथ जुड़ चुका है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया? जैसे यहाँ पे क्या था कि मार्केट प्लेस जो है वो दूसरों के साथ जुड़ गया। अब वहाँ यहाँ क्या है कि easy flow of capital, movement of labor, trade and other components of economic production across the globe. It defines the production of goods in more than one location. यानी कि क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं या हम बनाने वाले हैं, उसको बनाने के लिए हमें दूसरे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज का साथ चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ, जो IBM ThinkPad X31 लैपटॉप कंप्यूटर जो था, जो कि डिज़ाइन किया गया था यूएस में, और उसका जो कीबोर्ड और हार्डवेयर था वो थाईलैंड में बनाया गया था। डिस्प्ले स्क्रीन और मेमोरी जो थी वो साउथ कोरिया में, और बिल्ट इन वायरलेस कार्ड जो था वो मलेशिया में। और इसी तरह उसके और भी जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स और जो चीज़ें थी वो अलग अलग कंट्रीज में जो थी बनाई गई थी, बट जोड़कर तो वो एक साथ ही पीछे जाता है ना। या आप जो है वो खरीदने के लिए जो डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन लेने के लिए यूएस जाते हो, फिर उसका कीबोर्ड और हार्डवेयर लेने के लिए थाईलैंड जाते हो, फिर डिस्प्ले और मेमोरी लेने के लिए साउथ कोरिया जाते हो, फिर वायरलेस कार्ड लेने के लिए जो है मलेशिया जाते हो। नहीं ना, एक जगह ही मिलता है ना आपको पूरा का पूरा बना बनाया। तो वही है कि इससे क्या हो जाता है कि किसी भी चीज़ को बनाना भी जो है वो ईजी हो जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, हर जो कंट्री वो अपने अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का जो पार्ट है वो बनाता है, फिर उसे एक दूसरी जगह भेजकर, एक कॉमन जगह भेजकर वहाँ पर उसे एक साथ बनाया जाता है।
जिससे हर किसी का जो है काफ़ी हद तक जो है वो लोगों का जो काम बच जाता है, पैसों का खर्चा बच जाता है, क्योंकि हर इंसान अपने-अपने फ़ील्ड में, जिस फ़ील्ड में वो एक्सपर्ट है, वो उस फ़ील्ड पे काम करता है। अब वो फैक्टर्स जो ग्लोबलाइज़ेशन की ट्रेंड को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, यानी कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल बैरियर्स जो कंट्रीज के बिटवीन के ट्रेड को, यानी कि कंट्रीज के बीच के व्यापार को रोकने की कोशिश करते हैं, वो बैरियर्स बैरियर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इश्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिकल रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है, यानी कि इधर से सामान को उधर भेजने का खर्चा, या फिर जो हम भी हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क होता है, उन सबसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये जो है हमारे ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है? टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, कॉस्ट फैक्टर, मोबिलिटी फैक्टर। टेक्नोलॉजी क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट की ड्राइविंग फोर्स है जो कि ग्लोबलाइजेशन के पीछे, मतलब बिहाइंड, मतलब जिसका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। Advanced e-commerce system has made the emergence of companies such as Amazon.com, Alibaba.com, eBay.com, etc. possible and immensely successful. This technological revolution enables traders from remote parts of the world to sell their product services to customers around the world on virtual platforms. किस तरह से हेल्प की है कि अब टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है? अब अमेज़न क्या है? अमेज़न इन सब ऐप्स पर हमें बहुत सारे जगह-जगह के प्रोडक्ट्स जो है देखने को मिलता है। बट वो हमें कहते तो नहीं है ना कि भई आप वहाँ जाकर ये प्रोडक्ट खरीदो। नहीं, वो खुद ब खुद हम तक उस प्रोडक्ट को पहुँचा देते हैं। हमें सिर्फ़ ऑनलाइन जाना होता है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है, अपना एड्रेस डालना होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है। ये जो भी सर्विसेज़ हमें चाहिए होती है वो हम तक पहुँच जाती है, बिना अपने घर से बाहर निकले, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट वन, लिबरलाइजेशन, यानी कि जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो पॉलिसीज अडॉप्ट कर लेती हैं जो कि फ्री मार्केट और ओपन इकोनॉमिक्स को प्रमोट करता है, जिसने जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को इंक्रीज किया होता है। स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑफ लिबरलाइजेशन इंड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज यूनिलेटरल नेगोशिएशन एंड डिसीजंस अंडरटेकन बाय कंट्रीज वर्ल्ड ओवर, यानी कि जो डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट की थी फ्री मार्केट्स को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जिससे हमें दूसरों के मतलब दूसरों पे डिपेंड ना रहना पड़े, हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सके। वो जो उसकी जो स्ट्रॉन्ग वेव्स जो थी वो दबाने की कोशिश वो इंड्यूस्ड हुई थी बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया गया था। बहुत सारी कंट्रीज में जो टैरिफ्स पहले के टाइम पे जो लगाए जाते थे वर्ल्ड वॉर से पहले, उसको जो है वो रिड्यूस्ड कर दिया गया था, जिससे जो बिजनेस यानी कि गुड्स और सर्विसेज को बॉर्डर्स के आर पार सेल करना, बेचना जो है वो आसान हो। अब बहुत सारे एडवांस कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिड्यूस कर दिया था टैरिफ्स को, जिसकी वजह से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो इंक्रीज की गई थी, यानी कि वो लोग हमसे टैक्स नहीं लेते थे, फालतू के टैक्स तो हमें अभी भी काफ़ी भरना पड़ता है, बट फालतू के टैक्स हमें नहीं भरने पड़ते। वो टैक्स ही भरते हैं जिससे हमारी ही कंट्री का फ़ायदा होना है, सिर्फ हम उतना ही भरता है, कोई भी फालतू की चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को पे नहीं करनी पड़ती। कॉस्ट फैक्टर, कंपनीज आर लुकिंग फॉर चीपर लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू इनेबल दैम टू स्टे कम्पिटिटिव, सो दे आउटसोर्स टू अदर कंट्रीज, यानी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरी कंट्री के लोग भी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरी कंट्री से जो है कम दाम में लेबर मिलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के लेबर क्या होता है, वो बहुत महंगे होते हैं, यानी कि वहाँ पर लेबर से आपको काम कराना ना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह यही कारण भी है कि फॉरेन कंट्रीज़ के लोग ना, मोस्टली लोग अपना काम जो है खुद करते हैं। उन्हें वो लोग ना सर्वेंट्स नहीं रखते। इंडिया में तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में सर्वेंट रखते हैं। छोटे लोग भी, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी आपको सर्वेंट देखने को मिल जाएँगे। बट विदेश में ऐसा नहीं होता। रिच से रिच इंसान के को भी अपना काम खुद करना पड़ता है। अब ये नहीं कहूँगी कि आप लोग कहो कि हाँ, अगर हमारे यहाँ से टाटा अंबानी जाकर
विदेश में रहें, तो क्या उनको भी अपना काम खुद करना पड़ता होगा? नहीं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ कि जो बेसिक हमारे तरह यहाँ के जो लोग होते हैं, वो कैसे होता है कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग भी रख सकते हैं, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करते हैं ना लोग कि यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। हमारे कंट्री में क्या है, लोग ज़्यादा हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो अगर ऐसे में लोगों को बाहर जाकर जॉब करने का मौका मिलता है ना, तो हमारा कि लोगों का एक माइंडसेट है कि विदेश में जाकर काम करना ना बहुत बड़ी बात है। फिर चाहे आप काम कुछ भी करो, बट विदेश में करोगे ना तो आपका नाम बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो लोग कम दाम में भी विदेश में जाके काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ ना होने से तो कुछ होना भला है। अब अपने देश में काम ना मिले, तो उससे बेहतर वो लोग सोचते हैं कि बाहर जाकर हम काम कर लें। मोबिलिटी फैक्टर, फिर चाहे कम्युनिटीज़ का हो, पीपल कैपिटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी का भी हो, वो सब जो है वो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको स्मूथन कर देता है, यानी ईजी कर देता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ड्राइविंग द ग्लोबल इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी। सही बात है, जब हमारा बिजनेस जो है वो देश विदेश में भी फैलेगा, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तो बढ़ेगी ना, वो तो अच्छी खासी फलेगी फूलेगी। कहते हैं ना फलना फूलना, हमारा बिजनेस अच्छा खासा फल फूल रहा है, तो वही होगा, हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अच्छा खासा फलेगा फूलेगा। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा आसपास बॉर्डर के आर पार की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्रीज करता है, और इंटरनेशनल ट्रेड यानी विदेश में जो हमारा व्यापार है उसको भी बढ़ाता है। लोअर प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इससे क्या होता है कि जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है वो लोअर कर दी जाती है, यानी कि अब फ़ायदा तो हो रहा है ना, तो लोग क्या करते हैं, जब कम कर देते हैं। स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, उसे बढ़ाती है। इनकम ऑफ कंज्यूम रेज द इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर जो होते हैं उनके इनकम्स को भी रेज करती है। क्रिएट्स जॉब्स इन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज एक दूसरे का जुड़ी होती है उनके लिए जॉब्स, जैसे कि मैंने भी बताया ना कि लोग यहाँ के लोग दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, या फिर दूसरे देश के लोग और दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, तो वो भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। एक्सेस टू डाइवर्स टैलेंट पूल, यानी कि इससे क्या होता है, हमारे देश में कुछ टैलेंट है पर दूसरे देश में कुछ टैलेंट है, तो दो देशों का अगर टैलेंट अगर मिल जाएगा तो हम लोग उन्हें अपने यहाँ का टैलेंट सिखाएंगे और वो लोग हमें अपना। तो इससे क्या होगा ना कि टैलेंट की जो कीमत है वो हर देश में बढ़ जाएगी और लोग भी बढ़ेंगे। गेन्स फ्रॉम शेयरिंग ऑफ आइडिया स्किल्स टेक्नोलॉजी अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, अगर हम अपना आइडिया अपनी स्किल अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों का शेयर करेंगे, वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेंगे, तो दोनों देश साथ में ही आगे बढ़ेगा, साथ में प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, जॉब लॉसेस इन इंडस्ट्रीज में जॉब लॉस भी होता है। अब आप जुड़ गए दूसरे के साथ, आप दूसरे के साथ जुड़ चुके हो, अब इससे क्या हुआ, आपके यहाँ का जो काम था वो इजी हो गया आप लोगों के लिए। अब आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे नई नई चीज़ें आ गई हैं उस काम को करने के लिए, टेक्नोलॉजीज आ गई जो पहले इंसान करते थे, तो इससे जॉब की कमी हुई। डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द वेज रेट्स ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, अब हमारे पास जो है पहले क्या होते, हर चीज़ की मशीन्स नहीं हुआ करती थी, लोग छोटे छोटे लोग जो होते थे ना वो सारे काम क्या करते थे, जो छोटी छोटी चीज़ों में जो स्किल्ड हुआ करते थे, ज़्यादा उन्हें चीज़ें नहीं आती थी, बट अब क्या हो गया, मशीन काम करती हैं, तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें जॉब जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें अनस्किल्ड मान लिया जाता है, तो उनके उनके ऊपर एक प्रेशर हो जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल में भी काफ़ी सारी इस तरह से चेंजेस आ जाती हैं, इन्वायरमेंटल को भी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट वन, कल्चरल इम्पेरियलिज्म ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एमएनसीज, यानी कि और ग्लोबल कॉरपोरेशंस में भी कल्चरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इंक्रीज इन इंटरनेशनल इनइक्वालिटी में भी बढ़ावा हो जाता है, यानी कि हो सकता है ना कि हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में जितने उसमें अच्छे से कर रहे हैं वैसा ना हो, हमें उतनी वहाँ पर फ़ायदा ना हो, हमें अच्छे से ट्रीट ना किया जा रहा हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल इनइक्वालिटी जो इंक्रीज हो जाती है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन अनडेवलप्ड कंट्रीज, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होती है उन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब
जो कंट्री डेवलप नहीं हुई है उसे तो झुकना पड़ता है ना डेवलप कंट्री के आगे, उसे उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो कंट्री क्या है, उस अनडेवलप्ड कंट्री को छोटा समझ लेती है, समझती है कि इस कंट्री से हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या ये कंट्री हमारी बराबरी नहीं कर सकता। तो वो लोग उसको ना थोड़ा-सा मतलब नीचे देखने लगते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर कोई आपसे ज़्यादा टैलेंटेड ना हो, आप जितना इंटेलिजेंट ना हो, तो आप ये सोचते हो ना कि भई इसे क्या समझ आएगा जो मुझे समझ आएगा। तो आप लोग उसको नीचा दिखाने लगते हो, या इससे क्या होता है ना, आपको तो कुछ नहीं जाता, उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, या फिर और भी बहुत तरह से उसके मेंटली स्ट्रेस होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? तो international business is a process in which a firm conducts business transactions all over the world. These transactions include the transfer of goods, services, technology, managerial knowledge, and capital to other countries. International business engages in international trade or investment. It involves export or import from other countries. इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एक फर्म या फिर जो बिजनेस है, जो भी हमारा बिजनेस है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रांजैक्शन मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र करता है। इस ट्रांजैक्शंस में गुड्स का ट्रांसफ़र, सर्विसेज का ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल नॉलेज, यानी कि आपको जो भी नॉलेज है अपने फील्ड के बारे में, आपका कैपिटल, उन सभी का ट्रांसफ़र दूसरी कंट्रीज़ में करना, ये सब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। अब जो ये इंटरनेशनल बिजनेस चाहिए, मेनली इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इंगेज रहते हैं। इसके अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस का ये सिर्फ मतलब नहीं कि हमने हमारा सामान बाहर देशों में पहुंचाया, हमारी सर्विसेज पहुंचाई, नहीं, वहाँ के सर्विसेज और जो गुड्स है वो भी हमारे देशों में आते हैं। सो इसके आगे का जो टॉपिक है, यानी डिटेल में हम ये इंटरनेशनल बिजनेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों, मेरा लेक्चर सही लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।